हेलो दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को पढ़ा था। हमने उस मॉडल में पाया कि रदरफोर्ड दो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पहली, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। आखिर कोई एटम स्टेबल क्यों होता है, आखिर कोई एटम स्टेबल क्यों होता है, इस चीज़ की व्याख्या रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में नहीं कर पाई। इस चीज़ को ऐसे समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है, ये दूसरे न्यूक्लियस हमारा भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि उस चार्ज पार्टिकल को कंटिन्यूसली एनर्जी अपनी जो है लूज करती रहनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अर्थात यह इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को लूज करते रहेगी, कंटिन्यूसली लूज करते रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, और धीरे धीरे इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से घटता चला जाएगा, न्यूक्लियस के और नज़दीक आते जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि यह न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगी, टकरा जाएगा, और पूरा एटम हमारा कोलैप्स हो जाएगा। इस तरह से एटम को तो अनस्टेबल होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यह एटम जो है वो स्टेबल होता है। इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन कि आखिर एटम स्टेबल क्यों है, इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में नहीं दिया। दूसरा जो एक्सप्लेनेशन और जो दोष था रदरफोर्ड के मॉडल में, जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो यह था कि हाइड्रोजन के जो लाइन स्पेक्ट्रम थे, उस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब हम लोग एक डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस भर करके उसके अंदर से हाई वोल्टेज पास कराते हैं, लगभग 10,000 से भी ऊपर वाले वोल्टेज को पास कराते हैं, तो इससे कुछ खास तरह की बुल्विश कलर की किरणें निकलती हैं। जब इन किरणों को स्लिट से पास करा जाता है, स्लिट में एक छोटा सा छेद होता है, उस छेद से ही किरणें निकलेंगी डिजायर्ड अमाउंट में, और एक निश्चित दिशा में किरणें निकलेंगी। जब इस किरण को एक हम लोग प्रिज्म से पास कराते हैं, तो प्रिज्म इसके अंदर जो किरणें होती हैं उनको भी तोड़ करके हम लोग देखते हैं कि फोटोग्राफी प्लेट में अलग अलग तरह के कलर के स्पेक्ट्रम हमको मिल रहे हैं। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? हमें एक तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन ये हमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है? अलग अलग कलर हमको क्यों मिल रहे हैं? सभी किरणें अगर मिल रही हैं तो सभी का जो डिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए, मतलब बहुत ही कम होना चाहिए। दोनों सब जो यहाँ लाइट कलर जो स्पेक्ट्रम दिख रहे हैं वो सभी को एक दूसरे के नज़दीक होना चाहिए। सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, डिसकंटिन्यूअस दिखाई दे रहे हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा है। इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम भी कह रहे हैं, क्योंकि हर एक कलर के लिए अलग अलग लाइन और स्पेक्ट्रम हमको देखने को मिल रहा है, सब विजिबल है। तो इस चीज़ को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल में दिया। तो आज जो हमारा टारगेट है, बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ना है और देखना है कि किस तरह से बोर ने रदरफोर्ड के खामियों को दूर किया। तो आइए समझते हैं सबसे पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल के क्या क्या मुख्य बातें हैं जो बोर ने बताई। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में मुख्यतः 6 बातों पर जोर दिया। इन 6 बातों से अपने मॉडल को उन्होंने तैयार किया। पहली जो 2 बातें हैं वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में भी मौजूद थी। तो सबसे पहली जो बात उन्होंने बोली वो न्यूक्लियस के बारे में बोली। उन्होंने कहा कि कोई एटम होता है, उसके बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और पूरे एटम का जो भार है वो इसी न्यूक्लियस की वजह से है। इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉन के मास के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि इसका मास नेग्लिजिबल माना जाता है। तो पूरा एटम जो है, एटम का जो मास है वो पूरा न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही किसी एटम के मास के जिम्मेदार होते हैं। न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाता है। ये सारी बातें रदरफोर्ड ने भी बताई थी और बोर ने भी यही बातें अपने मॉडल में बताई। तो दोनों सेम बातें हो गई। दूसरी बात, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस चारों किस तरह से घूमता है, क्यों घूमता है, इस चीज़ को बोर ने भी रदरफोर्ड के जो एक्सप्लेनेशन थी उसको माना। रदरफोर्ड क्या कहते थे कि हमारे पास कोई एटम है, बीच में हमारा न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने को, इसके पीछे क्या वजह बताई उन्होंने बताई कि जब कोई चीज़ किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसके ऊपर 2 तरह के फोर्सेस लगते हैं। पहला, सेंटर की तरफ, केंद्र की ओर, रेडियस के अलोंग एक फोर्स लगती है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल FC जिसे हम लोग कह रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और उस पार्टिकल पे दूसरी फोर्स लगती है सेंटर से दूर, तो उसे हम लोग कहते हैं, सेंटर के जस्ट अपोजिट लगती है, सेंटर से दूर लगती है, और उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, CF हम लोग जिसे कह रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
तो जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स Fc और दूसरा लगता है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जैसे FCF कह सकते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और दोनों जो हैं मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो बराबर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जिस वजह से ये दोनों फोर्स बैलेंस होते हैं और जिस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ को मेंटेन करके रखता है। वरना ये क्या होती, ये इस न्यूक्लियस से आके टकरा जाती और इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाता। तो ऐसा नहीं होता है, वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है। ऐसा रदरफोर्ड ने बोला था, मतलब एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, रदरफोर्ड ने ऐसा बोला। बोर्ड ने भी इस चीज़ को माना और कहा कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इलेक्ट्रॉन एक पाथ को फॉलो करके एक फिक्स पाथ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो गौर करने वाली बात है कि जब कोई दो चार्ज पार्टिकल हों तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है। आप 11 क्लास या 12 क्लास में पढ़ेंगे फिजिक्स में कि जब दो चार्ज हमारे पास हो, Q1 हो और दूसरा Q2 चार्ज हो, दोनों का डिस्टेंस r हो, तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसे Fe हम लोग कह सकते हैं। और ये बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय r स्क्वायर के। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है यहाँ पे, वही सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह काम करेगी। तो ये जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करती रहती है। इस बात को रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन किया था, इसी तरह से बोर्स भी इस बात को भली भांति जानते हैं और मानते भी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन आया कि जो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc वो बराबर है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अब यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने बराबर आया था हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय r स्क्वायर इक्वल्स टू, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमारे पास एक इक्वेशन आया है। इस इक्वेशन को आप याद रखेंगे क्योंकि आगे जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हमको काम देंगी। तो पहला इक्वेशन हमारे पास बोर्ड ने दिया कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बटा r वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है। ये हमारे पास दो बातें आ गई। तीसरी बात जो सबसे अलग हट के उन्होंने बोर्स ने अपने मॉडल में बताई वो यह बताई क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अर्थात उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज रूप में रिप्रेजेंट किया। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करती है तो इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और हर डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है तो उसकी वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी शो करती है, लेकिन स्पीड उसका एक कांस्टेंट बना रहता है, लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो हर समय चेंज होती रहती है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसका डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। चूँकि वेलोसिटी बदल रही है तो ऑब्वियस है कि एक्सेलरेशन भी इसका बदलता रहेगा, चूँकि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगी, इसलिए इसके ऊपर हर दिशा में फोर्स का जो वैल्यू है और जो फोर्स है वो भी अलग अलग दिशा में अलग अलग लगेगा आपको। तो यहाँ पे मुझे यहाँ समझना होगा कि बोर ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसके बारे में क्या बताया। मोमेंटम, आप जब मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे 10th क्लास में भी इसे पढ़ना है, तो मोमेंटम जनरली P से डिनोट किया जाता है। ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये दो तरह के होते हैं, लीनियर मोमेंटम, दूसरा एंगुलर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम होता है जब कोई बॉडी एक लीनियर पाथ को फॉलो करती है। एंगुलर मोमेंटम तब होता है जब बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम होगा। इसके ऊपर हम लोग अलग से समझेंगे। एंगुलर मोमेंटम जो होता है जिसे हम लोग L से डिनोट करते हैं वह होता है mvr। ये mvr किस तरह से आया इसे हम लोग डराइव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। इसके पास कुछ मोमेंटम होगा, दैट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो बोर ने कहा कि इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है, अर्थात जो L होता है जिसे mvr कहते हैं वो क्वांटाइज्ड होता है और वह होता है h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल।
इसको दूसरे शब्दों में समझते हैं। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने के, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूम सकता है, उसी पाथ को फॉलो कर सकता है, उसी सेल में घूमेगा इलेक्ट्रॉन जिस सेल का एंगुलर मोमेंटम, जिस सेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई का, उसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, वरना इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा। जैसे रदरफोर्ड क्या कहते थे, इसको इस तरह से समझते हैं एक सिंपल से भाषा में कि हमारे पास एक गुरु जी हैं, तो गुरु जी बीच में बैठ गए और चारों तरफ जो है स्टूडेंट बैठे रहेंगे, चारों तरफ स्टूडेंट बैठे रहेंगे। कोई मोटा पतला स्टूडेंट है, कोई कम एनर्जी वाला, ताकतवर, कमज़ोर, सब तरह के स्टूडेंट जो हैं वो डिसअरेंजडली इधर उधर बैठ गए हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं है, किसी तरह का नहीं है। इसी तरह से इसे भी समझ सकते हैं कि कोई क्लास है और सामने वाला बेंच में कोई भी आके बैठ सकता है, चाहे तेज़ हो चाहे कमज़ोर हो, कोई भी बच्चा आके बैठ गया। लेकिन ऐसा रदरफोर्ड का कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है। तो मैं इसी तरह से आपको समझा रहा हूँ कि हमारे पास एक गुरु हैं, गुरु के चारों तरफ जो है उसके चेले बैठे हैं। अब कौन चेले कहाँ बैठे हैं कोई मतलब नहीं, जो पहले आया वो वहाँ पे आके बैठ गया, किसी तरह का कोई इसमें बायफर्केशन नहीं था, किसी तरह का डिस्टिंग्विशन नहीं देखने को मिला था। उसी तरह से अगर इस तरह से समझें कि हमारे पास क्लास चल रही है और जो बच्चा जिसको वहाँ जहाँ मन कर रहा है वहाँ जाके बैठ जा रहा है, लेकिन बोर ने ऐसा नहीं बोला। बोर ने कहा कि जिस बच्चे की जितनी काबिलियत है वो वहीं बैठेगा। मीन्स जिस बच्चा का जितना मार्क्स आया है या उसके पास जितना ऊर्जा है वो वहीं बैठेगा, उस सीट पे कोई दूसरा नहीं बैठ सकता है। अर्थात उन्होंने इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कहा, अर्थात जो सेल थे, हमारी कक्षाएं थी जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रही थी, उसको क्वांटाइज्ड कर दिया। उसको कहा कि ये जो कक्षा है वो फिक्स्ड अमाउंट वाला एनर्जी वाला कक्षा है। इस कक्षा में वही लड़का अर्थात वही इलेक्ट्रॉन आगे रह सकता है, घूम सकता है, जिसका इस कक्षा के बराबर एनर्जी है। मतलब हम लोग मान लेते हैं कि कोई टीचर यहाँ पे है हमारे पास और यहाँ पे फर्स्ट बेंच है, फिर सेकंड बेंच है, थर्ड बेंच लगा है, फोर्थ बेंच लगा है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 90 नंबर जो लाया है बच्चा वही इस बेंच में बैठ सकता है। यहाँ मान लेते हैं कि 80 नंबर जो लाया बच्चा वही इस बेंच में सेकंड रो में बैठ सकता है। 70 नंबर लाया बच्चा वो इसी रो में बैठ सकता है। 60 वाला इस बेंच में बैठ सकता है। 60 वाला कभी भी 90 के पास नहीं जा सकता है। 80 वाला भी इसके पास 70 वाला के पास नहीं जा सकता है। तो ये चीज़ें बोर ने अपने मॉडल में डिस्टिंग्विश कर दी कि हमारे पास ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन उसी ऑर्बिट में घूमेगा इलेक्ट्रॉन, उसी ऑर्बिट में या उसी सेल में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिस सेल का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड हो। क्वांटाइज्ड कहने का मतलब हुआ एक फिक्स्ड अमाउंट हो, 1 2 3 4। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रही है, इलेक्ट्रॉन उसी पाथ को फॉलो करेगा जिस पाथ में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जिसे एल कह रहे हैं और वो mv/r के बराबर होता है, वो बराबर हो जाए किसका, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए h/2 पाई का, n h/2 पाई। n यहाँ पे क्या बता रहा है, सेल, n बताता है हमें सेल। अगर n हमारे पास 1 है तो ये फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है और फर्स्ट सेल को k सेल भी कहा जाता है, k सेल। अगर हमारे पास n, अभी हम लोग ने देखा कि L जो होता है एंगुलर मोमेंटम वो mv/r और ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए h/2 पाई के बराबर होना चाहिए, और ये n बताता है सेल को। अगर हमारे पास n = 1 है तो ये फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसे k सेल भी कहते हैं। n = 2 है तो ये सेकंड सेल को रिप्रेजेंट करता है, ये L सेल को रिप्रेजेंट करता है। n = 3 है तो ये थर्ड सेल को रिप्रेजेंट करता है और ये m सेल है। उसी तरह से n = 4 है तो ये फोर्थ सेल को रिप्रेजेंट करता है और जो कक्षा का नाम होगा उसे n कक्षा भी हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे एक बात और गौर करनी है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आया है L = mv/r = nh/2 पाई, यहाँ पे जो n है वो एक इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। इंटीजर वैल्यू मीन्स n = 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। यहाँ पे n = 0.1 या 1.5 इस तरह का वैल्यू नहीं चलेगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने हर एक लेवल की और सेल की एनर्जी को फिक्स्ड कहा,
और उन्होंने कहा कि एनर्जी जो होती है हर एक सेल की वो क्वांटाइज्ड होती है, फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड अमाउंट में होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और जिस भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस सेल के बराबर आई मीन्स वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे जाके रिवॉल्व करेगा, वरना नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा जो और सेल है वो एक फिक्स्ड अमाउंट वाला एनर्जी वाला सर्कुलर ऑर्बिट होता है, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट होता है। तो उन्होंने इस सेल का जो जिस सेल में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो इन सारे सेल को बोर ने स्टेशनरी ऑर्बिट कहा, स्टेशनरी ऑर्बिट कहा। इसी को उन्होंने क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कहा, क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कहा। क्वांटाइज्ड ऑर्बिट कहने का मतलब उस ऑर्बिट का एनर्जी एकदम फिक्स्ड रखा। जिस प्रकार से मैंने अभी कहा कि किसी बच्चे का अगर 90 मार्क्स है तभी वो 90 जो एनर्जी वाला जो रो है उसी में बैठ सकता है, वरना 90 वाला रो में नहीं बैठ सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी एनर्जी जो है हर एक सेल की उन्होंने कही कि फिक्स्ड होती है, हर एक सेल की एनर्जी फिक्स्ड होती है। और जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस सेल के बराबर होगी वो उसी सेल में जाकर के रिवॉल्व करेगा, वरना रिवॉल्व नहीं करेगा, ऐसा बोर के एटॉमिक मॉडल में कहा गया। और पहली सेल को उन्होंने के सेल, दूसरी सेल को एल सेल, तीसरी सेल को एम सेल, चौथी सेल को एन सेल, पांचवी सेल को ओ सेल, छठी सेल को पी सेल, इस तरह से नाम दिया उन्होंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से नाम दिया गया अलग अलग सेल का। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेल को उन्होंने के सेल कहा, दूसरे वाले सेल को एल सेल, तीसरे वाले सेल को एम सेल, चौथे वाले सेल को एन सेल, पांचवा जो सेल रहेगा हमारा वो सेल, छठा जो सेल रहेगा वो पी सेल। इस तरह से आप सेल की संख्या बढ़ाते जाएंगे और आपको इस तरह से आपको नोटेशन देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आपको जाननी थी वह यह थी कि उन्होंने क्वांटाइज्ड कर दिया सारे सेल को, सारे सेल की एनर्जी को फिक्स्ड कहा, अर्थात हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम थी उसे फिक्स्ड करा। और इस तरह से हमारे पास एक स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट सामने आया। और इस ऑर्बिट में जो चौथी बात अगली जो बोर मॉडल में उन्होंने कही वो आगे समझते हैं हम लोग। तो अभी तक हमारे पास दो फार्मूले आए, इसे ध्यान में रखना है। पहला फार्मूला हमारे पास आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन R। ये हमारा पहला इक्वेशन आया। दूसरा जो इक्वेशन आया मुझे तीसरे इसका पोस्टुलेट से आया, वो कहता है कि जो लीनियर मोमेंटम है वो एंगुलर मोमेंटम जो है L वो mvr होता है और वो बराबर होता है NH/2 पाई। n जहाँ बताता है सेल की संख्या को कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और तीसरे पॉइंट में बोर ने हर एक सेल की एनर्जी को फिक्स्ड कर दिया और इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी इस तरह से फिक्स्ड हो गई उस सेल में। और हमारा जो सेल है वो एक क्वांटाइज सेल हो गया, क्वांटाइज एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया उस पार्टिकुलर सेल में। और उस सेल को, उस तरह के जो सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, उनको उन्होंने क्या नाम दिया? स्टेशनरी ऑर्बिट कहा। क्या कहा? स्टेशनरी ऑर्बिट या क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का नाम दिया। तो चूँकि अब आगे हम लोग समझते हैं, एक बात यहाँ पे मैं और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का कंसेप्ट उन्होंने क्या दिया। चौथी पॉइंट में उन्होंने ग्राउंड स्टेट का कंसेप्ट दिया। आइए समझते हैं क्या होता है ग्राउंड स्टेट। चौथी बात अपने अपने एटॉमिक मॉडल में बोर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद है, सपोज हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, के सेल में है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियस है। अगर इलेक्ट्रॉन के सेल में मौजूद है और इसी सेल में है, वो किसी दूसरे सेल में नहीं जंप करके जा रहा है, के बाद एल सेल है तो उसमें जंप करके नहीं जा रहा है, तो अगर वो इसी सेल में मेंटेन है, इसी सेल में घूम रहा है, तो बोर ने कहा कि वो जब तक इस सेल में रहेगा तब तक एनर्जी अपना लूज नहीं करेगा। जब तक वो इस सेल में मौजूद है तब तक वह अपनी ऊर्जा को लूज नहीं करेगा। वो ऊर्जा, उसकी डिफिनिट अमाउंट में उसके पास ऊर्जा थी और उसी ऊर्जा को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि हमारी सेल की ऊर्जा तो फिक्स्ड है। और चूँकि सेल की ऊर्जा फिक्स्ड है इसलिए इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहा, मीन्स उसकी भी ऊर्जा उतने के ही बराबर है और वो उसी ऊर्जा को मेंटेन करके बनाए रखेगा, ऐसा बोर ने बताया। तो इस चौथे वाले पॉइंट से बोर ने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों एटम जो है स्टेबल होता है, क्योंकि और क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ आकर के कोलैप्स हो जाता है। तो उन्होंने ये बात बता दी कि इलेक्ट्रॉन जो है जब तक किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट में, जिसे स्टेशनरी ऑर्बिट कर रहे हैं, उस स्टेशनरी ऑर्बिट में जब तक है उस में घूमता रहेगा, वो अपनी ऊर्जा को लूज नहीं करेगा, उसकी ऊर्जा कम नहीं होगी और वो न्यूक्लियस जाके टकराएगा नहीं।
ऐसा बोर ने कह दिया और इससे रदरफोर्ड का जो पहला जो दोष था वो क्लियर हो गया कि क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन जा कर के यहाँ पे टकरा जाता है न्यूक्लियस से। तो ये बातें हमारे पास क्लियर हो गई। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का कंसेप्ट बोर देते हैं कि इसके बारे में बोर बोलते हैं कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और तब तक वह अपनी ऊर्जा को रिलीज नहीं करेगा, लूज नहीं करेगा। और इस तरह के जो स्टेट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, उस स्टेट को हम लोग उस इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है तो इसके पास एक एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। हाइड्रोजन का हमारा एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो अगर इसका हम लोग बंटवारा करें तो 1s1 आएगा, अर्थात पहली कक्षा जो होती है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है और पहली कक्षा यहाँ पे k कक्षा होगी। यहाँ पे हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। तो ये जो कक्षा है इस इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट कहलाई, क्योंकि जब तक इस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहेगा उस स्टेट में ये अपनी एनर्जी को लूज नहीं करेगा। एनर्जी गेन और लूज कोई इलेक्ट्रॉन तभी करेगा जब वह इस कक्षा से यानी के कक्षा से जंप करके पी कक्षा में चला जाए या पी कक्षा से जंप करके के कक्षा में आ जाए। मतलब ज़रूरी नहीं कि पी में, वो और भी आगे वाले हायर कक्षा में भी जा सकता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी तभी लूज करता है, तभी गेन करता है जब उसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जंप करना हो, वरना जब तक वो किसी स्टेशनरी ऑर्बिट में मेंटेन मतलब है, प्रेजेंट है, वो उस ऑर्बिट में अपनी ऊर्जा को लॉस नहीं करता और इसलिए एटम हमारा अस्टेबल होता है। तो अब आइए समझते हैं पांचवी बात को। पांचवी बात बोर अपने एटॉमिक मॉडल में कहते हैं कि प्रत्येक स्टेशनरी ऑर्बिट का एक फिक्स्ड डिफरेंट अमाउंट में एनर्जी होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पॉइंट नंबर 3 में बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। फर्स्ट सेल है, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल। तो हर एक सेल की एक डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और जैसे जैसे यह जो सेल है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। अर्थात अगर हमारा डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता चला जा रहा है तो एनर्जी भी हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस से आगे जैसे जैसे जाएंगे वैसे भी उस सेल की एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात और गौर करनी है कि अगर हम लोग दूसरे और पहले सेल की जो एनर्जी की बात करें, मतलब ये दूसरा सेल हमारा हो गया और ये हमारा पहला सेल हो गया, दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, मान लेते हैं ये E2 हमारे पास है और जो E1 होगा, उसकी जो ऊर्जा का जो डिफरेंस होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू E3 माइनस E2। मतलब तीसरे में दूसरे वाले ऊर्जा को तीसरे सेल वाले ऊर्जा जितनी है उसको अगर दूसरे सेल वाले ऊर्जा से माइनस करेंगे वो छोटी आएगी इन कंपेरिजन टू E2 माइनस E1। फिर इसी तरह से आगे बढ़ा जाएंगे तो ये E4 माइनस E3। इस बात को आप ध्यान देंगे। हालांकि यहाँ पे जो ऊर्जा रहेगी वो E4 वाले की ऊर्जा सबसे हाईएस्ट रहेगी, लेकिन जब माइनस करेंगे हम लोग तो वो कंपेरेटिवली कितनी आएगी, बहुत ही कम आएगी। अर्थात यहाँ पे जो एनर्जी गैप देखने को मिलेगा आपको, शुरुआती केस में वो बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको छोटा छोटा आपको एनर्जी गैप देखने को मिलेगा। मतलब कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कि हमारे पास कोई न्यूक्लियस है, सबसे पहली कक्षा थोड़ा ज़्यादा गैपिंग देखने को मिलेगा आपको, फिर यहाँ थोड़ा और गैपिंग देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे आप जाएंगे तो थोड़ा गैपिंग घटता चला जाएगा, फिर और गैपिंग घटता चला जाएगा। तो इस तरह से आपको गैपिंग नज़र आते चले जाएंगे घटता हुआ, लेकिन ऊर्जा आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। ये पांचवी बात बोर ने अपने मॉडल में बताई। आइए जो दूसरा जो रदरफोर्ड का दोष था वह कि हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम को किस तरह से एक्सप्लेन किया, आइए उस चीज़ को समझते हैं। छठी बात बोर ने अपने मॉडल में बताई कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी गेन करेगा या लूज करेगा, अर्थात तभी इमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा एनर्जी का जब इलेक्ट्रॉन जंप करे एक स्टेशनरी ऑर्बिट से दूसरे स्टेशनरी ऑर्बिट में। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, मान लेते हैं फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर सनलाइट पड़ी इस पर और ये कुछ ऊर्जा गेन की, जिसकी वजह से इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो गई और सफिशिएंट अमाउंट में ऊर्जा आ गई, जिसकी वजह से ये यहाँ से जंप करके दूसरी वाले सेल में चला गया। तो ये पहला सेल से दूसरा सेल में तभी जाएगा जब इन दोनों सेल के बीच में जो एनर्जी गैप था वो एनर्जी गैप के बराबर इसको ऊर्जा मिल जाए। अगर उससे ज़्यादा मिलती है तब पर भी ये जंप नहीं करेगा, उससे कम मिलती है तब पर भी ये जंप नहीं करेगा। अर्थात जो E2 माइनस E1 था, अगर मान लेते हैं कि कक्षा 1 से जंप करके वो कक्षा 2 में गया, या मान लेते हैं
कि कक्षा 2 से वो 3 में गया, कोई भी चीज़ मान सकते हैं आप। तो मैंने मान लिया कि कक्षा 1 से जंप करके इलेक्ट्रॉन कक्षा 2 में गया, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब इसके पास कितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए सनलाइट से, जितना इस दोनों के बीच में एनर्जी गैप है। मतलब पहला जो सेल है और दूसरा जो सेल है उसके बीच में जो एनर्जी गैप है यहाँ पे, उतना के बराबर अगर ऊर्जा मिलेगी सनलाइट से इस इलेक्ट्रॉन को, तभी यह इलेक्ट्रॉन पहला सेल से दूसरा सेल में जंप करेगा, वरना नहीं करेगा। अब हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना एनर्जी होगा इसका। तो जो E2 माइनस E1 होगा वो बराबर होगा एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर, क्योंकि इतना एनर्जी अगर फोटोन के पास होगा तभी इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो ये हमारा एनर्जी ऑफ फोटोन हो गया। और एनर्जी ऑफ फोटोन हम लोग प्रीवियस लेसन में पढ़े थे कि E इंटू एच इंटू ई इक्वल्स टू क्या होता है, एच इंटू न्यू। तो हमारे पास क्या आया, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 आया एच इंटू न्यू, और हम लोग न्यू इक्वल टू पढ़े थे C अपॉन लेमड़ा होता है। तो इसको फर्दर डिवाइड सॉल्व करेंगे तो म्यू का वैल्यू पुट कर देंगे तो एच सी अपॉन लेमड़ा आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो E2 माइनस E1 है वो एक्चुअली क्या है, चेंज इन एनर्जी, मतलब एनर्जी गैप को बता रहा है। ये हमें एनर्जी गैप को बता रहा है कि दूसरा और पहला सेल के बीच में एच सी अपॉन लेमड़ा का एनर्जी गैप है। यहाँ पे एच क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लेमड़ा क्या है, वेवलेंथ ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट पड़ रही है उस रे का वेवलेंथ कितना है। तो अगर हमें वेवलेंथ की बात करते हैं, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे ले जाते हैं और इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, लेमड़ा इक्वल्स टू आएगा एच सी अपॉन डेल ई। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। लेमड़ा इक्वल्स टू आया एच सी अपॉन डेल ई। इस इक्वेशन को ध्यान से देखने के पर आपको क्या क्या बातें समझ में आ रही है, उन चीज़ों को समझिए। यहाँ पे आप जब गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये हमारा तो कांस्टेंट है, एच इक्वल्स टू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चेंज हमारा क्या है, डेल्टा ई। डेल्टा ई भी तो हमारा फिक्स्ड है। हर एक अगर हम लोग E2 और E1 की बात करें तो उसके लिए जो चेंज इन एनर्जी होगी, क्योंकि हर एक एनर्जी सेल की एनर्जी फिक्स्ड है। अगर पहले सेल की बात करें तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड होगी, दूसरे सेल की एनर्जी फिक्स्ड होगी, तो जो चेंज होगा वो भी तो फिक्स्ड होगा। और तीसरे सेल की बात करें तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, दूसरे सेल की बात करें तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड है, तो जो चेंज होगा वो भी तो फिक्स्ड होगा। तो हर हाल में हमें हर एक एनर्जी लेवल के लिए, अगर E2 माइनस E1 बात करें तो उसके लिए डेल्टा ई फिक्स्ड होगा। अगर E3 माइनस E2 की बात करें तो उसके लिए जो डेल्टा ई होगा वो फिक्स्ड होगा। अगर E4 माइनस E3 की बात करें तो इसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू फिक्स्ड होगी। तो हर एक केस में ये जो डेल्टा है वो डिपेंड कर रहा है डेल्टा ई पर, जो लेमड़ा है वो डिपेंड कर रहा है डेल्टा ई पे। तो इससे क्या हमको देखने को मिल रहा है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल से दूसरे सेल में जाता है तो डेल्टा ई अलग आएगा, तो जब ये अलग आया तो लेमड़ा अलग आएगा। अगर वो दूसरे से तीसरे में जाता है तो E3 माइनस E2 करेंगे, अर्थात जो डेल्टा ई आएगा फिर अलग आएगा, तो उस समय फिर लेमड़ा अलग आएगा। तो हर एक केस में जब इलेक्ट्रॉन पहला से दूसरा जाए, या दूसरा से तीसरा जाए, या तीसरा से चौथा जाए, या चौथा से पाँचवा जाए, तो हर एक केस में डेल्टा ई अलग अलग आएगा। डेल्टा ई अलग अलग आएगा तो लेमड़ा भी अलग अलग आएगा। और इसलिए आपको इस पिक्चर में अलग अलग आपको स्पेक्ट्रम दिखाई दिए। हाइड्रोजन के जो अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहे थे, लाइन स्पेक्ट्रम, वो इसलिए दिखाई दे रहे थे क्योंकि वह डिपेंड कर रहा था किस पे, डेल्टा ई जो था हमारा वो एच सी अपॉन लेमड़ा के बराबर था। और अगर लेमड़ा हम लोग निकालते हैं हर एक रे के लिए तो एच सी अपॉन डेल्टा ई आएगा। तो वहाँ पे होता क्या था हाइड्रोजन वाले स्पेक्ट्रम में कि इलेक्ट्रॉन जो था वो फर्स्ट से सेकंड में गया, तो उस केस में डेल्टा ई फिक्स्ड रहा और लेमड़ा भी हमारा अलग तरह का आया। अगर वो 2 से 3 में जाता तो उस समय डेल्टा ई अलग आता तो लेमड़ा भी अलग आता। उस तरह से अगर 3 से वो 4 में जाता तो फिर डेल्टा ई अलग आता, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो अलग आता और लेमड़ा भी अलग आता। तो हर अलग अलग ट्रांजिशन के लिए हमारा जो यहाँ पे स्पेक्ट्रम मिलेगा वो लेमड़ा अलग अलग मिलेगा, लेमड़ा 1, लेमड़ा 2, लेमड़ा 3, अलग अलग लेमड़ा वाले वेवलेंथ हमको दिखाई देंगे। और इस तरह से हमको अलग अलग स्पेक्ट्रम दिखाई दिया। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन कर दिया इस थ्योरी के और इस मॉडल के आधार पर। तो ये 6 बातें थीं। आइए इन 6 बातों को फिर से रिकॉल करते हैं। पहली बात न्यूक्लियस के बारे में बात हुई, जो दोनों रदरफोर्ड और बोर्ड ने सेम बातें बताई। दूसरी बात रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताई गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। इक्वेशन हमारे पास आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बटा आर। तीसरा जो इक्वेशन हमारा आया था वो L इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू NH/2 पाया था। ये हमारा तीसरा इक्वेशन था। तीसरी बात उन्होंने कही थी क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम हमारा क्वांटाइज होता है अर्थात एम वी आर इक्वल्स टू NH/2 पाई होता है। चौथी बात ग्राउंड स्टेट की बात कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट और स्टेशनरी ऑर्बिट में है तो जब तक उस ऑर्बिट में रहेगा तब तक वो एनर्जी को लूज़ नहीं करता, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जाके कोलैप्स नहीं कर जाता। पांचवी बात उन्होंने बोली कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो स्टेशनरी ऑर्बिट का जो एनर्जी वो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो एनर्जी गैप है वो घटता चला जाएगा। उसके बाद जो छठी बात उन्होंने लास्ट में बोली कि इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी लूज़ करता है या गेन करता है जब उसे लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाना पड़ता है, और लूज करता है जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है। अब आइए समझते हैं कि इस इक्वेशन को कैसे प्रूव किया जाता है, L इक्वल्स टू एम वी आर। हम लोग फिजिक्स वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि L जो होता है लीनियर मोमेंटम जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है R इंटू पी का, जहाँ पे जो R होता है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है, यानी कि कोई हमारे पास एटम है, बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रही है, तो ये हमारा रेडियस हो गया और ये उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन घूम के यहाँ आएगा तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, रेडियस हमारा R यहाँ रहेगा, दोनों के बीच 90 डिग्री रहेगा। तो हर हाल में वेलोसिटी और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने रहेगा। तो लीनियर जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसको डिफाइन किया जाता है, ये R हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो ये क्या हुआ R इंटू वेक्टर P, मतलब P हमारा मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर इसको लिखेंगे तो M इंटू V हो जाएगा, V एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट लेना रहे हमें तो हमारा होता है A क्रॉस B रहे और इसका प्रोडक्ट लेना हो तो हो जाता है AB साइन थीटा। तो इसका अगर हम लोग प्रोडक्ट ले लें तो हो जाएगा RMV साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पे हमारा 90 डिग्री है तो आ जाएगा RMV साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो हमारे पास आया RMV। इसी को रीअरेंज करके लिखेंगे तो आ जाएगा MVR। तो इस प्रकार से हमारे पास जो L का वैल्यू आया, L इक्वल्स टू हमारे पास जो वैल्यू आया वो आया MVR। ये हमारा एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी डिराइव कर लिया। अब आइए समझते हैं कि इस मॉडल में क्या क्या खामियां थीं। हालांकि बोर्स के एटॉमिक मॉडल ने रदरफोर्ड के बहुत सारे सवालों का, जैसे कि 2 सवालों का जवाब दे दिया भली भांति, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी एक्सप्लेन कर दिया और एटम स्टेबल क्यों होता है इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन यह इसके अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। पहली कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाया, हाइड्रोजन एटम के जो स्पेक्ट्रम थे उसको एक्सप्लेन कर पाया, क्योंकि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसीज था। जब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज की बात आती है तब यह बोर थ्योरी उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में असक्षम हो जाता है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसके स्पेक्ट्रम को, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। यह जो है जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाता, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और यह जो है वो बहुत सारे जो फाइन स्पेक्ट्रा हैं दूसरे एटम के, नॉट हाइड्रोजन एटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज जो होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये सिर्फ हाइड्रोजन वाले जो फाइन स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले जो एटम होते हैं उनकी जो फाइन स्पेक्ट्रा होती है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये कुछ इसके लिमिटेशंस थे, जिसे हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरह से इनको मॉडिफाई करके सुधारा गया। अब हम लोग को जो पढ़ना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है, वह है हमारा वेरियस पैरामीटर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन। आखिर कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, और उसका जो रेडियस है वो कितना रेडियस में घूम रहा है, इसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितना टोटल एनर्जी होगी, कितना ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी होगी, कितना समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है, वो कितना वेवलेंथ इमिट करेगा या रेडिएट करेगा जब ये जंप करेगा एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में। ये सारी चीज़ों का हम लोग को डेरिवेशन बारी बारी से डेरिवेशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको बोर्स का जो एटॉमिक मॉडल है समझ में आ गया हो कि उसने 6 बातें बताई तो किस तरह से बताई और किस तरह से रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल थे उसके दोषों को दूर किया।
आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। थैंक यू।